हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आइए हम पॉलिटी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को करते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भारत में अधिकरण प्रणाली, ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अधिकरण सरकार को नीति निर्माण के लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अधिकरण जो है आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं। इसलिए अधिकरणों को अधिकार नहीं है कि वो सरकार को नीति निर्माण करने के लिए निर्देश दें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायालय का काम यह नहीं है कि वो नीति का निर्माण करे, अर्थात नीति निर्माण का कार्य न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है। क्या कुछ तथ्य हैं, जैसे 1941 में सबसे पहले आयकर अपीलीय अधिकरण का निर्माण किया गया था। तो 1941 में सबसे पहले आयकर अपीलीय अधिकरण बना था और यह भारत का पहला अधिकरण था। आज़ादी के बाद यह देखा गया कि न्यायालयों पर केस का बोझ ज़्यादा है, तो सन सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 323 ए और 323 बी को शामिल किया गया और अधिकरणों का निर्माण किया गया। तो अब देख लीजिए कि अधिकरण की क्या प्रकृति है, उनका उद्देश्य क्या है और उनका संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में इसे समाहित किया गया। तो अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत संसद को अधिकार है कि वो लोक सेवकों की भर्ती और उनकी सेवा शर्तों के निपटान के लिए प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, संसद ही यह कर सकती है और संसद यह काम केंद्र और राज्य स्तर दोनों पर कर सकती है। तो अनुच्छेद 323 के अंतर्गत हम किस तरीके के अधिकरण की स्थापना करते हैं, वो है प्रशासनिक अधिकरण। इसके अलावा जो अन्य विषय हैं प्रशासनिक अधिकरण को छोड़ के, जैसे कर हुआ, भूमि हुआ, इस पर जो है संसद और राज्य दोनों ही अधिकरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अधिकरण जो है क्वासी जुडिशियल होते हैं। ठीक। इनका उद्देश्य क्या है कि जो न्यायालय में मुकदमे का भार बढ़ता जा रहा है उसको कम किया जाए। इस अधिकरण में क्या होते हैं, तकनीकी विषयों के जानकार मौजूद होते हैं। ठीक है। जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो फैसला आएगा वो काफी विविध और सटीक होगा। अब देख लीजिए कि अधिकरणों की संरचना क्या होती है। तो अधिकरण में न्यायिक सदस्य भी होते हैं और तकनीकी सदस्य भी होते हैं, मतलब विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। क्षेत्राधिकार क्या है इनका, तो प्रत्येक अधिकरण को घोषित क्षेत्रों के भीतर ही कार्य करना होता है और उनका विशिष्ट अधिकार होता है। ठीक। कुछ अधिकरणों को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, जो अपने से नीचे के न्यायालय हैं उनके जजमेंट को वो सुन सकते हैं। सामान्यतः अधिकरणों के फैसले को हम कहाँ चैलेंज करते हैं, कहाँ अपील करते हैं, हाई कोर्ट में। परंतु आपको भी पता है कुछ ऐसे भी अधिकरण हैं जिनके निर्णय को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाता है, जैसे एनजीटी आप जानते होंगे। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो देखिए एक न्यूज क्या है, एक है आरबीआई रिपोर्ट। पंचायती राज संस्थान के संबंध में आरबीआई ने एक रिपोर्ट दिया है। यह रिपोर्ट 2020-21 से 2022-23 के वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। तो ये आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था। अब पंचायती राज क्या है, आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन से त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। इसका उल्लेख भाग 9 में किया गया है और अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया है। बेसिकली चूंकि ये भी हम पढ़ रहे हैं वित्तीय स्थिति से, तो हम इसमें कुछ अनुच्छेद जान लेते हैं जो वित्तीय सशक्तिकरण से संबंधित है। क्योंकि तो इसमें नेक्स्ट न्यूज क्या था कि देखिए 2 जून को तेलंगाना का राज्य का 10 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन होगा
अधिनियम 2014 के हिसाब से आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के द्वारा तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और हैदराबाद इसकी राजधानी बनी थी। तो ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो हमको ये जानना है कि राज्य गठन की प्रक्रिया क्या होती है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में बदलाव संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब देखिए, किसको ये शक्ति प्राप्त है कि राज्यों का गठन कर सकता है, तो वो संसद को शक्ति प्राप्त है और संसद कानून बना के किसी राज्य का गठन कर सकती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि राज्य के क्षेत्र को अलग करने का भी अधिकार संसद को है और दो या दो से अधिक राज्यों को जोड़ देना और उनके क्षेत्रों को मिला के राज्य का गठन करना भी संसद का ही अधिकार है। मतलब एक नए राज्य को बनाना किसका अधिकार है? संसद का। ये विधानसभा का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति क्या करता है कि नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है। और इसके पहले क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के लिए परामर्श के लिए इस प्रस्ताव को भेजता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद जो है विधेयक को संसद में पेश करे, मतलब सरकार जो पेश करे उसके पहले राष्ट्रपति क्या करता है कि विधेयक को मंजूरी के लिए राज्य विधानमंडल के पास निर्धारित समयावधि में भेजता है ताकि उनके विचारों को जाना जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि जो राज्य विचार देंगे उसे मानने के लिए राष्ट्रपति या सरकार बाध्य होती है, या वो समय सीमा के भीतर अगर अपने विचार नहीं भी देते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक तरीके से संसद ही सर्वे सर्वा है वो नए राज्य के गठन के लिए। और जो संसद है वो एक साधारण विधेयक पारित करके साधारण बहुमत के द्वारा राज्य का गठन करती है। ठीक है। और साधारण बहुमत कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि जो संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनके बहुमत से है। ठीक। तो ये बस छोटा सा टॉपिक था, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, बेरुवारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था इस केस में कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार तो देता है, लेकिन यह संसद को यह अधिकार नहीं देता है कि साधारण विधेयक के माध्यम से ही किसी विदेशी को अपना राज्य क्षेत्र सौंपा जाए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भारतीय क्षेत्र को दूसरे विदेशी देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक करना आवश्यक है, तभी हम किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र सौंप सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान के साथ भी हमने किया था और बांग्लादेश के साथ भी हमने एनक्लेव चेंज किए थे, तो उसमें हमने किसका प्रयोग किया? अनुच्छेद 368 का। ठीक है। अब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग बने थे, उनकी सिफारिशें क्या रही हैं बस ये जान लीजिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले एसके धर आयोग 1948 में बना था। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मानने से इनकार कर दिया। उसकी बजाय इसने क्या कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जेपीवी समिति 1948 बनी। जेपीवी फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाभी सीतारमैया। इन्होंने भी यह माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक। उसके बाद आपको पता ही है कि आंध्रा में आंदोलन होने लगा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सबसे पहले निर्मित किया गया। उसके बाद फजल अली कमेटी बनी 1953 में, और इसने क्या पहचान किया वो जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखिए, एकता और सुरक्षा उन्होंने कहा कि एकता और सुरक्षा बनाए रखना बहुत आवश्यक है, तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए राज्य के पुनर्गठन के लिए। दूसरा, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व दिया है। ठीक है। उसके अलावा प्रशासनिक विचार, आर्थिक और वित्तीय स्थिरता आवश्यक है। साथ में समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना का भावना राज्य के निर्माण के समय होनी चाहिए।
तभी हम एक स्थिर और मजबूत राज्य का निर्माण कर सकते हैं। फजल अली कमेटी ने 14 राज्यों और 6 संशासित प्रदेश की सिफारिश की थी। बाद में संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको मान लिया और राज्यों का गठन किया। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार मिलान करने के लिए आ सकता है कि 7वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है। धन्यवाद। 45H सुना होगा, यह राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के बारे में है। 243I में क्या है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य सरकारें करेंगी। अनुच्छेद 280 3BB के अंतर्गत, इसमें 280 में हम वित्त आयोग की बात करते हैं जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है, तो उसका कर्तव्य होगा कि वो राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपाय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा। तो ध्यान रख लीजिएगा कि अनुच्छेद 238 3BB में है, क्योंकि देखिए एक जो केस है वो है परिहार, रेमिशन से संबंधित है। बेसिकली क्या हुआ है कि बिल्किस बानो का ये मामला है कि बिल्किस बानो के मामले में 11 दोषियों को जो करार दिया गया था, गुजरात सरकार के द्वारा समय से पहले ही रिहा करा लिया गया था। ठीक है, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि गुजरात सरकार इस मामले में दंड के परिहार, रेमिशन से जुड़ी याचिका पर निर्णय लेने के लिए क्या है, उपयुक्त प्राधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मतलब गुजरात सरकार को यह अधिकार नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई? तो इस मुकदमे में पूरी सुनवाई कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। तो इसीलिए गुजरात सरकार को यह अधिकार नहीं है। इस कारण से कोर्ट ने दोषियों की समय से पहले रिहाई और सजा माफी के आदेश को क्या किया? खारिज कर दिया। ठीक, ये तो यह केस चूंकि परिहार से संबंधित है तो उसके बारे में जान लीजिए। जब किसी दोषी को दिए गए दंड यानी सजा की प्रकृति के बदले बिना सजा की अवधि को कम किया जाता है, ठीक है, तो उसे परिहार कहा जाता है। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, उसमें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए उनको कई क्षमादान देने की शक्ति होती है, जिसमें हम परिहार पढ़ लिए। देखिए उसी से मिलता जुलता एक लघुकरण है। ठीक है, लघुकरण में कई लोग समझ लेते हैं कि सजा की अवधि को कम किया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होता है कि सजा की जो प्रकृति होती है, सजा की प्रकृति उसको बदला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि दंड के स्वरूप में हम बदलाव कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है, ठीक है, तो उसको बदल के हम कठोर कारावास की सजा दे सकते हैं। तो ये हुआ लघुकरण। और ये हुआ परिहार कि भाई उसके नेचर में बदलाव नहीं किया जा रहा है, सजा के नेचर में बदलाव नहीं है, बल्कि सजा की अवधि में बदलाव हो रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ है पार्डोन, माफी मतलब पूर्णतः मतलब सजा से मुक्त कर देना, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है। सस्पेंशन मतलब कुछ समय के लिए निलंबित कर देना। ठीक है, जैसे विशेष परिस्थिति में किसी जो दंड दिया गया है उस पर अस्थायी रोक लगा दिया गया। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड दिया गया है लेकिन किसी कारणवश कुछ समय के लिए टाल देना। ठीक है, तो ये हो गया सस्पेंशन, निलंबित करना। एक है विराम। तो देखिए विराम भी क्या होता है, ये भी कुछ विशेष परिस्थिति में बदल दिया जाता है। जैसे सजा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाता है, या तो कोई महिला गर्भवती हो जाए या शारीरिक अपंगता की स्थिति में। अगर राष्ट्रपति को किसी भी अपराध हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड से संबंधित क्या क्या मतलब क्षमादान दिया गया है। इसके साथ ही ये अधिकार अनुच्छेद 161 में हम राज्यपाल को भी दिए हुए हैं, और ये समान ही होता है, लेकिन कुछ केसेज, 2 केसेज हैं जिसमें ये अंतर पाया जाता है। एक तो
वो राज्यपाल जो है पूर्णतः माफी नहीं दे सकता है, और डिफेंस का जो मामला होता है उसको भी वो नहीं सुन सकता है। इसके अलावा राज्य की शक्तियां केवल राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अधीन ही होती है। तो बस ये ध्यान रखिएगा आप। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एमपी लैंड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन से संबंधित है। तो देखिए, इसको कौन जारी चलाता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मोस्पी। और इसने ही एमपी लैंड ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है, ठीक है। और इसके आधार पर जो सांसद हैं वो एमपी लैंड योजना के तहत परियोजनाओं के प्रस्तावित कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। एमपी लैंड स्कीम क्या है कि यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, मतलब सेंटर सेक्टर स्कीम है, और इसको शुरू कब किया गया था? 1993 में। इसका सबसे विशेष प्रावधान क्या होता है कि इसमें जो फंड होते हैं वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, मतलब अगर इस साल उसको दिया गया है तो ऐसा नहीं होगा कि अगले साल वो अमाउंट खत्म हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, वो जुड़ जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि किसी बची हुई आवंटित राशि अगले वर्ष भी खर्च की जा सकती है। और क्या प्रावधान है? देखिए, प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए आवंटित किया जाता है, और ये 2 किस्तों में किया जाता है, और वो 2.5-2.5 करोड़ की राशि होती है। इसके अलावा अदर क्या प्रावधान है कि जो सांसद होते हैं अपने क्षेत्रों में परियोजना को रिकमेंडेड कर सकते हैं, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में, जैसे स्कूल का निर्माण करना हुआ, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना हुआ, चापाकल लगवाना हुआ, सड़क, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं छोटी मोटी, उसको रिपेयर कराना हुआ, तो एमपी लैंड निधि से कराया जा सकता है, ठीक है। और ये क्रियान्वयन किसके हाथ में होता है? जिलाधिकारी के। और साथ ही सभी कार्यों के कम से कम 10% का निरीक्षण करने का भी अधिकार जिलाधिकारी को होता है, और ये क्या है? अनिवार्य रूप से करना होता है, ठीक है। और जो एमपी लैंड निधि स्कीम है, इसमें प्रति वर्ष एमपी लैंड निधि स्कीम का कम से कम 15% अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में, और कम से कम 7.5% अनुसूचित जनजाति वाले आबादी क्षेत्र में खर्च करना आवश्यक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये न्यूज क्या है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, और उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो पुनः क्या हुआ? गठबंधन सरकार का दौर शुरू हो गया, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट पुनः शुरू हो गई। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र में गठबंधन सरकार बनी है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि निचले सदन से मतलब है लोकसभा, और उच्च सदन को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। तो किसी भी राजनीतिक दल को क्या हुआ? बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। अब गठबंधन सरकार कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, ये 2 तरीके का होता है। एक चुनाव पूर्व गठबंधन किया जाता है, एक चुनाव पश्चात गठबंधन किया जाता है। चुनाव पूर्व में इस साल अगर आपने देखा होगा चुनाव, तो देखिए एक तरफ एनडीए थी और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था, ठीक है। तो ये 2 तरीके का गठबंधन जो हुआ था वो चुनाव पूर्व हुआ था। और कई बार क्या होता है, सरकार जब फॉर्म नहीं होती है तो चुनाव पश्चात भी गठबंधन होता है। जैसे फैक्ट जान लीजिए। पहला, तो 1977 में सबसे पहले गठबंधन सरकार भारत में बनी, और वो जनता पार्टी की सरकार थी, और उसके पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई थे, ठीक है। उसके बाद जो अपने यहाँ रेगुलर जो कोलिजन गवर्नमेंट का युग शुरू हुआ, वो शुरू कब हुआ? 1989 से। लगभग 25 वर्ष हो गए इस पे। चलाइए, 1999 से 2004 जो एनडीए थी, उस वो पहली गठबंधन सरकार थी जिसने सफलतापूर्वक 5 साल शासन किया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। 2024 में पुनः क्या हुआ है? गठबंधन सरकार का उदय हो गया है। वह है अपना ये 18वां लोकसभा है, ठीक है। और इसमें हम स्थिति देख लेते हैं महिलाओं की। तो इस बार जो है 74 महिलाएं चुनकर आई हैं, और यह कितना कुल संसद सदस्यों का 13.6% का प्रतिनिधित्व करती हैं। 17वीं लोकसभा में 78 महिलाएं चुन के आई थी, और वो 14.4% का प्रतिनिधित्व करती थी। तो ध्यान रखिए कि जो 17वीं लोकसभा थी उसमें सबसे अधिकतम स्तर पर महिलाएं चुन के आई थी। ऐसा नहीं कि आप गलत समझ लें कि 18वीं में सबसे ज्यादा आया है।
क्योंकि हम पिछला कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले क्या था, 5% था, उससे बढ़ गया है। क्या हमें परसेंटेज याद रखना चाहिए? मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं, परंतु पीटी के लिए एक अंदाजा होना चाहिए कि हाँ ये अब बढ़ गया है। राज्यसभा में क्या है कि अभी 14.05% महिलाओं का मतलब महिलाएं सदस्य हैं। और इसी में जान लीजिए कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय सांसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, 26.9%। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या भारत में जो राष्ट्रीय महिलाओं की भागीदारी है संसद में वो वैश्विक स्तर से ज्यादा है? तो बिल्कुल भी नहीं, वैश्विक स्तर से कम है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही सरकार ने क्या किया था, 106 से संविधान संशोधन पेश किया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसके द्वारा लोकसभा और राज्यसभा और एनसीआर में और विधानसभाओं में, सभी विधानसभा में महिलाओं की 1/3 सीट को क्या किया गया है, आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। तो वो 106वां संविधान संशोधन है। इसके अलावा जो पहले 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया है वो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में है। ठीक, तो इसमें नेक्स्ट न्यूज क्या था कि देखिए 2 जून को तेलंगाना का राज्य का 10 वर्ष पूरा हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन होगा। अधिनियम 2014 के हिसाब से आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के द्वारा तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था और हैदराबाद इसकी राजधानी बनी थी। तो ये तो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो हमको ये जानना है कि राज्य गठन की प्रक्रिया क्या होती है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नामों में बदलाव संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब देखिए, किसको ये शक्ति प्राप्त है कि राज्यों का गठन कर सकता है, तो वो संसद को शक्ति प्राप्त है और संसद कानून बना के किसी राज्य का गठन कर सकती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि राज्य के क्षेत्र को अलग करने का भी अधिकार संसद को है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ देना और उनके क्षेत्रों को मिला के राज्य का गठन करना भी संसद का ही अधिकार है। मतलब एक नए राज्य को बनाना किसका अधिकार है? संसद का। ये विधानसभा का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति क्या करता है कि नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, और इसके पहले क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति जो है राज्य विधानमंडल के लिए परामर्श के लिए इस प्रस्ताव को भेजता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद जो है विधेयक को संसद में पेश करे, मतलब सरकार जो पेश करे उसके पहले राष्ट्रपति क्या करता है कि विधेयक को मंजूरी के लिए राज्य विधानमंडल के पास निर्धारित समयावधि में भेजता है ताकि उनके विचारों को जाना जा सके। यह आवश्यक नहीं है कि जो राज्य विचार देंगे उसे मानने के लिए राष्ट्रपति या सरकार बाध्य होती है, या वो समय सीमा के भीतर अगर अपने विचार नहीं भी देते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एक तरीके से संसद ही सर्वे सर्वा है वो नए राज्य के गठन के लिए। और जो संसद है वो एक साधारण विधेयक पारित करके साधारण बहुमत के द्वारा राज्य का गठन करती है। ठीक है, और साधारण बहुमत कहने का मतलब हमारा क्या होता है कि जो संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनके बहुमत से है। ठीक, तो ये बस छोटा सा टॉपिक था, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड कुछ केस हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, बेरुवारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था इस केस में कि संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार तो देता है, लेकिन यह संसद को यह अधिकार नहीं देता है कि साधारण विधेयक के माध्यम से ही किसी विदेशी को अपना राज्य क्षेत्र सौंपा जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि किसी भारतीय क्षेत्र को दूसरे विदेशी देश को सौंपने के लिए संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक करना आवश्यक है, तभी हम किसी दूसरे देश को अपना क्षेत्र सौंप सकते हैं। जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान के साथ भी हमने किया था और बांग्लादेश के साथ भी हमने एनक्लेव चेंज किए थे।
तो उसमें हमने किसका प्रयोग किया, अनुच्छेद 368 का। ठीक है, अब राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आयोग बने थे, उनकी सिफारिशें क्या रही हैं, बस ये जान लीजिए, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले एसके धर आयोग 1948 में बना था। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मानने से इनकार कर दिया। उसकी बजाय इसने क्या कहा कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद जेपीवी समिति 1948 बनी। जेपीवी फुल फॉर्म क्या है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाभी सीता रमैया। इन्होंने भी यह माना कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको पता ही है कि आंध्रा में आंदोलन होने लगा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर सबसे पहले निर्मित किया गया। उसके बाद फजल अली कमेटी बनी 1953 में, और इसने क्या पहचान किया वो जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देखिए, एकता और सुरक्षा उन्होंने कहा कि एकता और सुरक्षा बनाए रखना बहुत आवश्यक है, तो इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए राज्य के पुनर्गठन के लिए। दूसरा, भाषाई सांस्कृतिक एकरूपता को महत्व दिया है। ठीक है, उसके अलावा प्रशासनिक विचार, आर्थिक और वित्तीय स्थिरता आवश्यक है। साथ में समग्र रूप से लोगों एवं राष्ट्र के कल्याण की योजना का भावना राज्य के निर्माण के समय होनी चाहिए, तभी हम एक स्थिर और मजबूत राज्य का निर्माण कर सकते हैं। फजल अली कमेटी ने 14 राज्यों और 6 संशासित प्रदेश की सिफारिश की थी। बाद में संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसको मान लिया और राज्यों का गठन किया। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार मिलान करने के लिए आ सकता है कि 7वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और आप चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है। धन्यवाद।